गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल में। इस चैनल में हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रश्नों के साथ साथ उसका बहुत ही बेहतरीन साधारण शब्दों में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो बने रहिए इस चैनल में, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहा गया है कि स्टार्ट वेयर यू आर, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि व्हाट एंड वेयर वी कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का सहायता आप ले सकते हैं। मेटोर, जैसे मेटोर, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, वोल्केनिक एरप्शन। आंतरिक जानकारी लेना है तो वोल्केनिक एरप्शन तो होगा ही डेफिनेटली। मेट्रोड से भी आप ले सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशन जो है, ये आपकी आंतरिक जानकारी कहाँ से देंगे बताइए। तो एक और चार तो आप 100% श्योर हैं। अगर आप बाकी नहीं भी जान रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ग्रेविटेशन इज नॉट अ फ्लाइंग थिंग, लेकिन यहाँ पर एक चार कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब आपको पता चल गया होगा 1 2 3 4। जी हाँ, इसी तरह आप बनाइएगा। जब आप जो जान रहे हैं उस पर 100% कन्फर्म होइए, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए। अगर ऑप्शन में आपको शक हो रहा है, अगर एक चार ऑप्शन होता तो मे बी वील रॉन्ग, बट डोंट वरी, देयर इज नो सच डाइस। लेट्स सी। देखिए, पृथ्वी का रेडियस जो है वो 63-70 किलोमीटर के आसपास है, जो लगभग 64 से मान सकते हैं। नो वन कैन रीच द सेंटर, अभी तक कोई व्यक्ति तो सेंटर तक नहीं पहुंच पाया है। एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इंटीरियर, अर्थ की जानकारी लेना है। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर एंड बिलो द अर्थ सरफेस। जो बदलाव हो रहा है धरती के अंदर हो रहा है, धरती के बाहर हो रहा है, उसको समझ लीजिए ना। दैट्स गुड। सबसे पहले अंडरस्टैंड फिजिकल फिनोमिना लाइक जैसे वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, टू अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस सोलर सिस्टम, solar object, to understand the evolution and the present composition of atmosphere, to deep sea mineral exploration, future deep sea sources और information about the interior। डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या है, जैसे कि डीप अर्थ माइनिंग एंड ड्रिलिंग रिवील्स द नेचर ऑफ रॉक डीप डाउन द सरफेस। धरती के अंदर किस प्रकार का रॉक है, किस प्रकार का आखिर सरफेस है, इसकी जानकारी आप पत्थर के नेचर के से ले सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स obtaining direct information as we when the molten material magma is thrown out to the surface of the earth during the volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis। indirect sources में जैसे कि meteors and the earth are the solar system objects। meteors and earth are the solar system objects that are born from the same nebular cloud, thus they are likely to have similar internal structure। Gravitation, the gravitation is not the same at the different latitude on the surface, it is greater near the poles। Okay, it is greater near the poles and lesser the equator। आपको पता होगा ग्रेविटेशन के बारे में। इट इज जो होता है ना ग्रेविटेशन, वो आपको डिफरेंट लेटीट्यूड में अलग अलग होगा। ग्रेटर जो होता है वो नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। दिस इज बिकॉज of the distance from the center at the equator being greater than at the poles। And you know about that formula of gravitation, G equal to gravitation force अगर निकालना चाहते हैं एफ जी, जो कि जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। तो ये देखिए, अगर ये पृथ्वी है तो ये सबसे बड़ा होगा यहाँ पर, और ये सबसे छोटा होगा यहाँ पर आर। देख रहे हैं ना, जैसे जैसे छोटा होता जा रहा है ऊपर जाने पर रेडियस छोटा हो जाएगा ना। तो रेडियस छोटा हो जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स जो हो जाएगा सबसे मजबूत हो जाएगा कहाँ पर, पोल पर।
This is because the distance from the center at the equator being greater than that the poles, the gravity values also differ according to the mass of the material. Mass पे भी depend करता है. The uneven distribution of mass material within the earth influence this value. Such a difference is called gravity anomaly. और इसी को कहते हैं gravity anomaly. The gravity anomalies gives us information about the distribution of mass of the material in the crust of the earth. Magnetic field की बात कर ले. Geodynamo effect helps scientists understands what's happening inside the earth core. Shifts in magnetic field also provide clues to an inaccessible of iron core. Next question. Consider the following statement regarding earthquake waves. अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पूछा जा रहा है. अभी अर्थक्वेक आया था तो हो सकता है प्रश्न अर्थक्वेक से ही आ जाए या अर्थक्वेक के वेव से आ जाए. तो पहला है कि पी वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द लिक्विड और गैस. एस वेव्स ट्रेवल इन ऑल मीडियम. एल वेव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ अर्थक्वेक. पूछा जा रहा है करेक्ट कौन सा है. तो आप जानते ही हैं, बहुत इजी प्रश्न है. एक और दो तो ऐसे ही गलत हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें तीन ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन राइट है. चलिए अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं. देखिए, ऑल नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर. याद रखिएगा, जितने भी भूकंप आते हैं वो लिथोस्फीयर में आता है. लिथोस्फीयर क्या है भैया? ये डेप्थ अप टू द 200 किलोमीटर ऑफ द एक धरती का सरफेस है. यहाँ से 200 किलोमीटर की गहराई तक जो है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं? लिथो. ओके, लिथोस्फीयर. The earthquake waves are measured with the help of seismograph and three types of waves. P waves जिसको प्राइमरी वेव, इसको याद रखिएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होता है ये. एस वेव ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है. एल वेव्स सरफेस वेव्स कहलाता है. देखिए प्राइमरी वेव्स के बारे में, दे आर ऑल्सो कोल्ड लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल. ये कंप्रेस होके जाता है, कंप्रेस होके, ठीक है, कंप्रेस वेव भी कहलाता है. कंप्रेशनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कह सकते हैं आप. पार्टिकल्स ऑफ ऑल मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ वेव्स. ये वाइब्रेट करता है, बस ऐसे से वाइब्रेट करते हैं, ऐसे से बढ़ता है, वाइब्रेट करके, ठीक है, इस तरह से गति होता है. दिस वेव्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, इनका फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होता है. दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम्स. ध्यान रहे, ऑल मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं पी वेव्स. वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में. देयर वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द शियर स्ट्रेंथ या फिर इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल. तो किस मटेरियल से होकर गुजर रहा है उस पर डिपेंड करता है. जैसे सपोज हो सकता है ये मार्स का, ये अलग है, ये मटेरियल अलग है, तो इसमें ट्रेवल करेगा ऐसा. ये डिपेंड करता है इसके मटेरियल किस चीज़ से बना है, ठीक है. द शैडो जोन ऑफ पी वेव्स is an area that corresponds to the angle between 103 से 108. अगर ये पृथ्वी है तो 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच शैडो जोन बन जाता है. इसमें आपको शैडो जोन कहते हैं क्योंकि ये जो यहाँ पर आपको सिस्मोग्राफी काम नहीं करता है. सेकेंडरी वेव, एस वेव. सेकेंडरी वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्रांसवर्स. इसको ट्रांसवर्स कहिए, डिस्टोर्शनल वेव कहिए. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्टोर्शनल या फिर ट्रांसवर्स. एनालॉगस टू द वाटर रिपल्स और लाइट वेव की तरह होता है. जैसे सपोज ये पानी है, उसमें पत्थर फेंकें आप तो रिपल्स कैसे होता है? ऐसे से होता है ना, तो रिपल्स उत्पन्न होगा, ठीक है, ऐसे से गति करेगा साइन वेव की तरह, ऐसे से ट्रेवल करेगा. एस वेव अराइव्स एट द सरफेस. एस वेव जो होता है ना थोड़ा सा रुक के आता है विथ सम टाइम लैग. मतलब अगर यहाँ उत्पन्न हुआ तो फिर थोड़ा देर बाद उत्पन्न आएगा, यहाँ दिखेगा. दिस वेव्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, इनका फ्रिक्वेंसी हाई होता है, याद रखिएगा. दिस वेव्स ऑफ आर हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स. हालांकि दे कैन नॉट पास थ्रू
लिक्विड एंड गैसेस, वो लिक्विड और गैसेस से पास नहीं हो सकते हैं। ट्रेवल एट वेरिंग वेलोसिटी, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू shear strength through the solid part, the earth crust and the mantle. The shadow zones of S-waves extend almost half of the around the globe from the earth के focus. बहुत ज़्यादा होता है इसका, ठीक है। तो लगभग लगभग 50% समझ लीजिए शेडो जोन ही है, ठीक है। तो 50% मान लीजिए शेडो जोन है। बहुत सब ये सब आ रहा है, लेकिन यहाँ से बच जा रहा है। ये शेडो जोन हो गया। अब बात करते हैं सरफेस वेव्स की, एल वेव्स की। दे आर कोल्ड लॉन्ग पीरियड्स वेव्स। दे आर लो फ्रिक्वेंसी, लॉन्ग वेवलेंथ, इनका वेवलेंथ बहुत ऊंचा होता है और ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है। जनरली अफेक्ट द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली एंड डाई आउट एट स्मॉलर डेप्थ। और गहराई में पता नहीं चलता है, इसलिए इसको सरफेस वेव्स नाम दिया गया है। डेवलप्स इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द इपी सेंटर। इपी सेंटर समझते ही हैं, फोकस समझते ही हैं, ठीक है। तो वहीं पर उत्पन्न होता ही है, इपी सेंटर के पास। दे काउज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक के कारण ये पैदा होते हैं। एंड हेंस गैलोप्स द स्ट्रक्चर अकर्स। These waves are responsible for the most destructive earthquake लाता है इससे। Recorded last on the seismograph, तो सिस्मोग्राफ में सबसे अंतिम में पहुंचेगा ये। Consider the following statement regarding Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity separate the crust from the mantle। अगर ये पृथ्वी है तो ये और ये आप जानते ही हैं, दिस इज पृथ्वी का ऊपर पट्टी, ये मेंटल, ये क्रस्ट। तो उसके बीच में क्या होता है ना, डिसकंटिन्यूटी होती है। उस डिसकंटिन्यूटी को समझ जाइए। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी क्या ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी lies between the mantle and the outer core. Aluminum is the most abundant metal in the earthquake crust. Okay. Asthenosphere is the main source of magma during the volcanic eruption. So which are the correct? तो डेफिनेटली आप जानते ही हैं। 2 नंबर का स्टेटमेंट पे विचार कीजिए और बताइए 2 और वैसे ये गलत हो गया, तो 2 गलत होने से आपका आंसर 3 और 4 सही है। क्योंकि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है वो लाइज करता है बिटवीन मेंटल और आउटर कोर के बीच। अगर ये मेंटल है, आउटर कोर है, अगर ये आउटर कोर है और ये मेंटल है, तब उनके बीच में जो परत होता है दैट इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। बिलो 2900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, धरती के सरफेस से लेके 2900 किलोमीटर के बीच में ये मिलता है, ठीक है। यहाँ पर 2900 किलोमीटर। मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी यानी मोहोर, इट सेपरेट क्रस्ट फ्रॉम मेंटल, और ये 35 किलोमीटर की गहराई में मिलता है। 35, तो ये बहुत सबसे पहले मोहो ही आएगा, धरती से मात्र 35 किलोमीटर की गहराई में। और ये जो है ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये मेंटल है, ठीक है, और ये क्रस्ट है, दोनों के बीच में मोहो। 35 किलोमीटर मात्र। अल्युमिनियम इज द मोस्ट
अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। तो पहले अल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। ये मेटल है जो कि धरती के क्रस्ट में मिलता है। अपर प्रोपोर्शन ऑफ द मेंटल इज कोल्ड स्टेनोस्फीयर। जो मेंटल का जो सबसे ऊपरी वाला इलाका होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। दिस इज स्टेनोस्फीयर। जो अपर पार्ट होता है, दिस इज अपर पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टेनोस्फीयर। इट इज कंसीडर्ड बाय एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। धरती के सरफस से ये समझिए 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो पार्ट है 400 किलोमीटर तक है। इट्स मेन सोर्स ऑफ मेग्मा, इट इज ए मेन सोर्स ऑफ मेग्मा। स्टेनोस्फीयर जो है ना, वो मेग्मा वहीं से निकलता है। एंड फाइंड इट्स वे टू सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक eruption. इट इज ए डेंसिटी हायर देन द क्रस्ट। इसकी जो डेंसिटी है ना, वो हायर है देन द क्रस्ट, क्रस्ट की तुलना में। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? फॉर्मेशन ऑफ सोइल, नेचुरल इन सोइल इनरिचमेंट, लॉस ऑफ एरेबल लैंड। तो वेदरिंग का मतलब होता है झटका, चाहे वो मौसम का हो, प्राकृतिक का हो, किसी भी कारण से। तो फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल के निर्माण में वो योगदान देता है। नेचुरल सोइल इनरिचमेंट और लॉस ऑफ एरेबल लैंड। तो ये सब जनरल स्टेटमेंट है। ओके, इसके सही जवाब है केवल 1 और 2। भूमि कहाँ से खो जाएगा? वो भूमि तो वही ना बरकरार रहेगा, भले भूमि का क्षरण हो जाए। तो वेदरिंग इज डिफाइंड as a mechanical disintegration and chemical decomposition of rock through the action on various elements of water and climate. A very little or no motion of material takes place in weathering. weathering में ऐसा नहीं है कि जमीन का टुकड़ा खसक के यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ यहीं पर होगा। बहुत स्लो प्रोसेस, जमीन तो खिसकेगा ही नहीं, जमीन वहीं का वहीं रहेगा। और ये इन सीटू होता है, याद रखिएगा, इन सीटू, ऑन साइट प्रोसेस, मतलब जहाँ पर है वहीं पर हो रहा है। यहाँ पर अगर वेदरिंग हो रहा है तो यहीं पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग कहीं और। वेदरिंग का मतलब समझ ही गए होंगे। तो ये वेदरिंग यहीं पर हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है। मतलब ये जमीन का टुकड़ा यहाँ से कट के यहाँ नहीं आ जा रहा है, इन सीटू है। तो इसका कुछ फायदा देखिए, आप इम्पोर्टेंट से बोलिए। तो वेदरिंग इज ए फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। तो सोइल के निर्माण का पहला अगर पहिया कहे तो फर्स्ट स्टेप है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपोजिशन helps in the enrichment and the concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminum, copper. Weathering helps in soil enrichment. Soil enrichment में भी मदद करता है। Without weathering, the concentration of same valuable material may not be sufficient and economically viable to exploit the process and refine. This is why it is called enrichment. इसलिए इसको enrichment भी कहते हैं कभी कभी। When weathered material is eroded by rivers, winds, that leads to removal of top fertile layer of the soil. अगर जमीन का इतना बड़ा का हिस्सा है और ये लगातार क्षरण हो रहा है, क्षरण हो रहा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और डिपोजिशन होकर ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो पहले तो ज़मीन बनेगा, आई मीन नदी बहा कर लाया गया, डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर। तो कह सकते हैं द लेयर ऑफ इज रिच इन द एसेंशियल न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स एंड सोइल। इससे कहीं ना कहीं उसका टॉप लेयर तो खत्म हो जाता है। दस लॉस ऑफ एरेबल लैंड इज द इफेक्ट ऑफ इरोजन नॉट वेदरिंग। तो वेदरिंग के कारण नहीं, बल्कि इरोजन के कारण जो होता है वो ज़मीन वहाँ से मतलब रफ हो जाती है, हो जाती है यहाँ से ज़मीन यहाँ आ गई। इरोजन इज ए मोबाइल प्रोसेस वाइल वेदरिंग इज ए स्टैटिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, इरोजन जो है एक गतिशील प्रक्रिया है, जबकि वेदरिंग जो है एक स्टैटिक रुका हुआ प्रक्रिया है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पेयर्स। एक तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स है, दूसरा तरफ उसका लोकेशन दिया जा रहा है। फूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। नाचका प्लेट बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड द पैसिफिक प्लेट। विच ऑफ द एबव पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कॉकॉकस प्लेट ही सही है का? देखिए, केवल और केवल फ्यूजी प्लेट करेक्टली मैच्ड है। टेक्टोनिक प्लेट इज मेसी irregular shape, solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Tectonic plate may be continental, oceanic, depending on upon which the two occupies the larger proportion of the plate. Earth's lithosphere is divided into 7 major and some minor. Major tectonic plates, सबसे पहली बात तो अंटार्कटिका and surrounding of oceanic plates, North America, South American plate, Pacific plate, Indus Australia New Zealand plate, African Eastern plate, African with the Eastern Atlantic floor plate, Eurasia and adjacent oceanic plate. Minor tectonic जैसे Caucasus plate between Central America and Pacific plate, Nazca plate between South America and Pacific plate, Arabian plate mostly in the southern Arabian landmass, Philippines plate between Asiatic and Pacific plate, Caroline plate between Philippines and Indian plate, Fuji plate northeast of Australia, Fuji plate, Turkey plate, Aegean plate or Caribbean plate. There are many more minor plates other than the above. Most of these minor plates are formed due to stress created by converging major plates. Example, Mediterranean Sea is divided into numerous minor plates due to compressive force exerted by the Eurasian and African plate. Consider the following statement and landmass. Which above are the fluvial depositional landforms? Peneplain, alluvial fans and cones, gullies, natural leaves and terraces. Which are the डिपोजिशन से बना है? कौन कौन? तो एलोवियल तो डेफिनेटली ही है, 2 नंबर जहाँ जहाँ है चांसेस है, तो इसका सही जवाब बी ही है। लैंड फोर्स क्रिएटेड एज a result of degradational action or deposition aggradational of running water are called fluvial landforms. Fluvial process may be divided into 3 physical phases: erosion, transportation, and deposition. Peneplain gullies terraces are fluvial erosion landforms, while alluvial cones and natural leaves are fluvial depositional forms. Terraces, stepped branches or benches of long river course in a floodplain are called terraces. Terraces represent the level of former valley floors and remnants of the former floodplains. Gully is incised water channel which is particularly common in semi-arid areas. बीहड़ भूमि जिसको बोलते हैं,
It is formed when water from overland flows down slope. जब पानी जैसे बहता है ना एक मैदान से होकर तो वहाँ से नदी अगर निकल रहा है और ये इसके रास्ते में कुछ आ गया कोई प्लेन व्लेन तो नदी उसको काट काट के क्या कर रही है गुल्ली बना रही है especially flowing heavy rainfall following heavy rainfall is concentrated into reels which are merged enlarged into a gully. A ravine of the Chambal Valley in the central India and the Chaos of Hoshiarpur in Punjab example of gullies. Penny plain. This means undulating featureless plain punctuated with the low-lying residual hills of resistant rock. It is considered to be an end product of erosional plate. End product. Penny plain gently undulating wave-like, almost featureless plain that principle would be produced by fluvial erosion that would, in the course of geologic time, reduce land almost baseless.